नमस्ते। आशा है आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे और आपकी दिनचर्या सुचारू रूप से चल रही होगी। पिछले एपिसोड में जो मैंने वीडियो अपना अपलोड किया था, आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अगले एपिसोड में हॉबीज़ के बारे में बताऊंगा। हमारे सहयोगियों ने और खासकर एक सहयोगी ने इस विषय पर मुझे बोलने के लिए कहा है। मेरा ये मानना है कि हर आदमी के भीतर में कुछ न कुछ क्रिएटिविटी होती है। कुछ लोग पोएट होते हैं, कुछ लोग पेंटर होते हैं, कुछ एथलीट होते हैं, कुछ अच्छे इंडोर गेम्स खेलने वाले होते हैं, कुछ आउटडोर गेम्स खेलते हैं, कुछ ट्रैवलर्स होते हैं, हाइकिंग करते हैं, माउंटेनियरिंग करते हैं, कुछ गाते हैं, कुछ बजाते हैं, कुछ डांस करते हैं, कुछ ट्रैवल करते हैं। हर आदमी के भीतर में कुछ न कुछ एक ऐसा गुण होता है जो उसे आइडेंटिफाई करता है कि वो व्यक्ति है। पिछला एपिसोड बेसिकली हु आर यू पर बेस्ड था। मेरे ख्याल से आपने अगर देखा होगा तो आप अपने आप को जानना चाह रहे होंगे। हॉबी पैशन है और वो पैशन है जो आपके कृतित्व को उभारती है, आपके असली व्यक्तित्व को उभारती है। तो आज इस विषय में मैं कुछ बताना चाहूँगा। आपको अपनी लाइफ की एक जर्नी के बारे में छोटी सी बात बता दूँ। ये सब बातें बताई नहीं जाती हैं, लेकिन चूंकि मैं रिलेट करना चाह रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। मैं पढ़ने लिखने में बहुत ही एवरेज टाइप का स्टूडेंट हुआ करता था स्कूल में, और जब मैं एवरेज स्टूडेंट था तो मैं अपने आप को सबसे अलग पाता था, भीड़ से अलग पाता था। लोग मेरे साथ इंटरेक्ट करना नहीं पसंद करते थे, क्योंकि जो तेजस्वी बालक होते हैं वो तेजस्वी बालकों के साथ ही रहना चाहते थे, उन्हीं के साथ इंटरेक्ट करना चाहते थे। तो मैं अकेला ऐसे ही भटकता था। 2-4 दोस्त जरूर थे जो मेरी तरह के थे, उनसे हमारी दोस्ती चलती थी। ऐसे ही करते करते जब मैं 8वें और 9वें क्लास में पहुंचा तो मुझे लगा कि मैं हूं क्या बेसिकली। अगर मैं पढ़ने में बहुत विलक्षण नहीं हूं, विलक्षण प्रतिभा का मालिक नहीं, तो मेरे भीतर क्या ऐसा है जिसको मैं उभार सकता हूं। मुझे साइंस नहीं मिला और मुझे आर्ट्स मिला। अब आर्ट्स में भी जो मैं इकोनॉमिक्स लेना चाहता था, जो इकोनॉमिक्स के शिक्षक थे उन्होंने मुझे लेने से रिफ्यूज कर दिया। इतिहास के शिक्षक ने लेना पसंद किया और समाजशास्त्र के शिक्षक भी तैयार थे, लेकिन समाजशास्त्र और भूगोल शास्त्र इतिहास के साथ नहीं मिल सकता था। तो मुझे संगीत के शिक्षक ने कहा तुम संगीत सीखो, और मैंने हिस्ट्री और म्यूजिक से मैट्रिकुलेशन किया। आपको शायद ये जान के आश्चर्य हो रहा होगा। और जब मैं म्यूजिक, सितार मेरा इंस्ट्रूमेंट था, इंस्ट्रूमेंटल सितार में बजाता था, जब मैं बजाने लगा तो मुझे एक अजीब सा आनंद आने लगा। मैं कुछ नई धुनें निकालने की कोशिश करता और उस पे मेरे अपने आप कुछ शब्द निकल जाते, तो कविताएं भी बुनने लगा मैं। लोगों में इस बात की बात होने लगी, शिक्षकों में, कि ये लड़का पढ़ने में तो अच्छा नहीं है लेकिन इसमें कुछ और क्वालिटीज है। मैंने वो समझा कि मेरे भीतर एक्चुअली में जो क्वालिटीज है, अगर मैं उसको उभारूं, कविताएं लिखूं, पेंटिंग करूं, सितार बजाऊं, तो मैं अपने आप को ज़्यादा बेहतर साबित कर पाऊंगा। इसी क्रम में जब मैं कॉलेज में पहुंचा और कॉलेज के बाद जब मैंने नौकरी ज्वाइन की स्टेट बैंक में, सारे विलक्षण प्रतिभा के धनी, सारे लोग मुझसे ज़्यादा तेजस्वी। मैं क्लेम नहीं कर सकता कि मैं ही सबसे ज़्यादा धनी था, विलक्षण प्रतिभा का धनी था, तो सारे अच्छे थे। मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ था। मेरी प्रतिभा कहाँ थी? हिंदी पर मेरा कंट्रोल था। और जब मेरा हिंदी पे कंट्रोल था तो हिंदी तो सब लोग बोलते थे, तो किया जाए। तो मैं जो कविताएं लिखता था ना, उन कविताओं पे मैंने ब्रश अप करना अपने आप को शुरू किया। मैंने पेंटिंग शुरू की, स्केचिंग शुरू की, जो मुझे आती थी। मैंने स्कूल में हमारे हॉबीज़ के क्लासेस होते थे, उसमें सीखा था। फोटोग्राफी वो सीखा था। मैं उन सब चीज़ों को आगे उभारने लगा तो मुझे थोड़ा सा लोग डिफरेंट ट्रीट करने लगे। मेरे पास समय बहुत था।
काम मैं समय पर करता था, काम के समय 8 घंटे, मैं कोई इधर उधर घूमता नहीं था, कहीं नहीं जाता था, अपने सीट पे रह के अपना काम करता था। उसके बाद चूंकि मैं सारा काम ख़त्म करके घर जाता था, मेरे पास समय था, पत्नी ट्रेनिंग में थी, तो जाहिर है कि आप उस समय में तो मोबाइल फ़ोन और अदर सुविधाएं थी नहीं कि आप लगातार फ़ोन पे बात करेंगे, एसटीडी कॉल आप कितना कर सकते हैं। तो मैं उस समय का प्रयोग अपने हॉबीज़ को उभारने में करने लगा। और जब सोशल मीडिया आया ना, फेसबुक आया, इंस्टा आया, आप देखेंगे मेरा ट्विटर अकाउंट 2010 का है। मैं उस समय में डीजीएम बना भी नहीं था। 2010 में भी जाके मैं डीजीएम बना हूँ। सितंबर में, अगस्त में रिजल्ट आया है, सितंबर में मैं ट्रांसफ़र होकर चंडीगढ़ आया था। मेरा ट्विटर अकाउंट उतना पुराना है। इंस्टा अकाउंट 2016 का होगा। फेसबुक तो मुझे लगता है कि काफ़ी पहले का है। और जैसे जैसे ये सोशल मीडिया चैनल्स मुझे उपलब्ध होते गए, मैंने इन सोशल मीडिया का प्रयोग अपने कृतित्व को उभारने में किया। मैं सीजीएम और जीएम और डीजीएम से ज़्यादा विजय रंजन एक पोइट, एक पेंटर, एक आर्टिस्ट, एक गुड ह्यूमन बीइंग के रूप में रिकॉग्नाइज होना चाहता था। और अगर आप सारे अपने आप को पहचानेंगे ना, तो आप पोजीशन से नहीं जुड़े होते। आप पोजीशन से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। पोजीशन तो आज है, कल नहीं रहेगा। आज आप अपने आप को अपने नाम से जानना चाहते हैं, अपने भीतर जो आपकी खूबियां हैं उससे जानना चाहते हैं। आपका समय अच्छे से व्यतीत हो सकता है अगर आप अपने आप को पहचानिए। अपने हॉबीज़ पे ध्यान दीजिए, अपने हॉबीज़ को उभारिए। और एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, झिझक मत रखिएगा। कभी भी पेंट कीजिए, ख़राब भी हो जाए ना तो डरिएगा नहीं, क्योंकि आपने जो पेंट किया ना वो यूनिक है, वो दूसरा नहीं पेंट कर सकता। इस बात को हमेशा समझिएगा। आप जो गा रहे हैं ना वो यूनिक है। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि साथ ही राग हो सकता है, साथ ही स्वर हो सकते हैं? किसने कहा कि साथ ही स्वर हो सकते हैं? बनाने वाले 8वां स्वर भी निकाल सकते हैं। हमारे जो रविशंकर जी हैं, जो सितार बजाते थे, उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए। अल्लाह राखा ने एक्सपेरिमेंट शुरू किया तबला पे, और इनके बेटे जाकिर हुसैन ने ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट किया। जिन लोगों ने इनोवेशन किया म्यूज़िक में, जिन लोगों ने इनोवेशन किया पेंटिंग में, उन्हें हम याद रखते हैं। तो आप ये मत भूलिएगा कि आप अगर कोई चीज़ सुर से हट के गा रहे हैं ना, तो वो बेसुरा हो जाता है। वो बेसुरा नहीं होता, सुर डिफरेंट होता है। अगर आप कोई चीज़ पेंट करते हैं ना, अगर वो लाइन टेढ़ी भी होती है, तो आप ये याद रखिए कि वो लाइन आपका क्रिएट किया हुआ है। आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, कोई और इंटरप्रेट नहीं कर सकता। आप चलते हैं, जैसे भी चलते हैं, वो आपकी चाल है और आपको उस पर फख्र होना चाहिए। आप उसको उभारिए। केवल एक ही चीज़ कहूँगा, कभी भी अपने कृतित्व को दबाइए। हॉबीज आपको डी स्ट्रेस करने में मदद करती है। आपका जितना भी स्ट्रेस है वो हॉबीज निकाल देती है। मुझे याद है जब मैं बॉम्बे में पदस्थापित था, बॉम्बे का लाइफ वैसे ही थोड़ा सा डिफिकल्ट है, खास करके अगर आप स्केल 3-4 स्टेज में बॉम्बे में है, स्केल 5 स्टेज में बॉम्बे में है, दूर घर मिलता है, ट्रेन से सफ़र करना पड़ता है, लोकल ट्रेन की आदत नहीं हमें, काफ़ी स्ट्रेसफुल होता था। तो जब आप डी स्ट्रेस करना चाहते थे तो आपके पास होता क्या? वॉक करते, समंदर की लहरों को गिनते, कहाँ जाते? मैंने ये पाया कि शाम में आके मैं थोड़ी देर अगर किचन में वाइफ को थोड़ी सा हेल्प कर देता था, जाहिर है मुझे अच्छा लगता था, मेरा स्ट्रेस गायब हो जाता था। कुकिंग क्या पैशन वहाँ डेवलप हुआ। लगा कि किचन में इससे बढ़िया क्रिएटिविटी तो कुछ हो ही नहीं सकती। तो मैंने नॉनवेज, मुझे अच्छा लगता था बनाना, अब नहीं बना पाता, लेकिन उस समय में मैं बनाता था और बच्चों को खाना अच्छा लगता था। तो आप कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो आपको आपके वर्क लाइफ के स्ट्रेस से दूर करता है। मैंने ये पाया कि उस दौरान मैंने पेंटिंग और पोइट्री को रिवाइव किया। काफ़ी गैप हो गया था मेरा, तो स्कूल और कॉलेज छोड़ने के बाद से 2001 तक थोड़ा बहुत मैं लिखता था, उसके बाद अचानक 4-5 साल कुछ नहीं किया मैंने। तो जब मैंने उसको फिर 2006-07 में
मेरा ट्रांसफ़र हो गया, मैं जमशेदपुर चला गया, अकेला रहता था, तो क्या करूं, तो कविताएं पढ़ने लगा, लिखने लगा, फिर से उसको शब्दों को पिरोने लगा। मेरा टाइम भी निकल जाता था, मैं डिस्ट्रेस हो जाता था। तो स्ट्रेस दूर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हॉबीज़ में खुद को इंगेज करना। आपके पास जो भी चीज़ें हैं उसको आप उभारिए। हॉबीज़ आपको आप बनाती है, ये याद रखिए। हॉबीज़ हमें हमारे व्यक्तित्व को पूरी तरह निखारने में मदद करती है। अगर आपके पास हॉबीज़ है तो फिर आपका समय भी बहुत अच्छे से व्यतीत होता है। आप पॉजिटिवली अपने लाइफ को इनरिच करते हैं और अल्टीमेटली आप किस चीज से जाने जाते हैं? जिस दिन आपका विजिटिंग कार्ड सिर्फ आपके नाम से जाना जाएगा, उस दिन एक्चुअली में आप हैं। अगर आपके विजिटिंग कार्ड पे कोई डेजिग्नेशन लिखा हुआ है तो फिर आप नहीं, आप वो पद पर सुशोभित व्यक्ति हैं, और जब तक वह पद है तभी तक आप। तो अपने भीतर के व्यक्तित्व को निखारने के लिए, और मैं आपको बताऊं कि लाइफ में जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ आपके कृतित्व से आता है। मैंने अपने लाइफ में खुद ही ये फेस किया हुआ है, चाहे बैंक हो या बैंक के बाहर स्कूल रहा हो या कहीं भी कॉलेज में या कहीं भी। अगर मुझे लोगों से compete करना पड़ा है ना, तो मैं इस बात से compete करता हूं कि मेरे भीतर क्या खासियत है जिसको मैं उभार सकता हूं। मैं इस बात से कभी compete नहीं मैंने कोशिश की कि मेरे जो समकक्ष ब्रांच मैनेजर हैं वो मेरे से कैसे बेहतर हैं और कैसे मैं उनसे बेहतर बनूं। ये मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने ये सोचा कि एज अ ह्यूमन बीइंग मैं अपने आप को कैसे बेहतर साबित कर सकता हूं, और वो तभी होता है जब आप अपने भीतर जो क्वालिटीज हैं उसको डिस्कवर करते हैं। एक पैशन बनाइए, एक टाइम एलोकेट कीजिए अपने आप को, कम से कम 1 घंटा पढ़िए, लिखिए। जितनी आपकी वोकैबुलरी रिच होगी ना, पढ़िएगा तो वोकैबुलरी रिच होगी, वोकैबुलरी रिच होगी, कैनवास वाइड होगा, आप में बोलने की कैपेबिलिटी डेवलप होगी। मेरे ऑफिस में हमारे जो सहयोगी हुआ करते थे सेक्रेटेरिएट में या कहीं भी, उनको एक शिकायत होती थी मुझसे कि वो टॉकिंग पॉइंट्स मुझे देते थे और मैं टॉकिंग पॉइंट्स रेफर नहीं करता था कहीं भी जब बात करूं, क्योंकि मैं दिल से बात करता हूं, मैं कोई पेपर सामने रख के बात नहीं करता। तो उनका कहना था कि हम टॉकिंग पॉइंट्स आपको दें क्या? मैंने कहा नहीं, दैट इज योर जॉब टू गिव, बट माई जॉब इज टू एक्सप्रेस माई सेल्फ फ्रीली। सो जब आप एक्सप्रेस करेंगे तो पढ़ना पड़ेगा। 2-4 कविताएं, 2-4 संस्कृत के कोट अगर आप अपने भाषण में समाहित कर लेते हैं ना, तो बात बन जाती है। उसी तरह से जब आप कहीं जाते हैं तो 4 स्ट्रोक लगा देते हैं, दौड़ लेते हैं, साइकिल चला लेते हैं, भाग लेते हैं, पीपल अंडरस्टैंड यू वेल। उनको लगता है कि यह आदमी हमारे बीच का आदमी है। अदरवाइज आप एक ब्यूरोक्रेट होके अपने आप को रिंग फेंस करके नॉन कम्युनिकेटिव वातावरण में आप रहते हैं। आपको लोग पद से जानता है, आपको लोग आपके व्यक्तित्व से नहीं जानता। उभारिए, कुछ कीजिए, समाज के लिए भी कुछ करना है, गिव इट बैक। पेड़ लगाना अच्छा लगता है, लगाइए। पौधे गार्डनिंग करनी अच्छी लगती है, कीजिए। पेंटिंग करना अच्छा लगता है, कीजिए। कुछ जरूर कीजिए, गाइए, लिखिए, म्यूजिक कंपोज कीजिए, ब्लड डोनेट कीजिए, जो कुछ भी और करना है, दूसरों की मदद कीजिए। बहुत लोग फ्री सर्विसेज देते हैं। हमारे एक सहयोगी थे जयपुर में, वो कैंसर से खुद पीड़ित थे, लेकिन वो शाम में ऑफिस आवर के बाद एक एम्बुलेंस चलाते थे और फ्रीली वो सारे लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाते, तो उससे उनको सेटिस्फैक्शन देता था। कुछ भी करने का। बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को जाके, मैंने एक प्रोजेक्ट चालू किया था जयपुर में, SBI की पाठशाला। उसमें मेरा यही उद्देश्य था कि हमारे जो बंदे हैं वो सैटरडे संडे, अगर मैं उनको काम करने के लिए ब्रांच में आके काम करने नहीं बोलता, अगर उन्होंने कोई पेंडिंग नहीं रख छोड़ा है, तो वो सैटरडे संडे अगर फ्री हैं, अकेले हैं और अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो कहीं गांव में जाएं और वहां पढ़ाएं लोगों को फ्रीली, उनको एजुकेट करें। हम शिकायतें तो बहुत करते हैं कि समाज में लोग पढ़े नहीं हैं, लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं होता, लेकिन हम उसको इम्प्रूव करने के लिए अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट करते हैं। हॉबीज आपको हर चीज
कंट्रीब्यूट करना सिखाती है। जब आपके पास कोई क्वालिटी होगी तो आप उसको स्प्रेड भी करेंगे। अगर आप तीर धनुष बढ़िया चलाना जानते हैं तो तीर धनुष बढ़िया चलाना सिखाएंगे भी। एक क्रिकेटर अच्छी क्रिकेट की टेक्निक बता सकता है, एक बैडमिंटन प्लेयर अच्छी बैडमिंटन प्ले करने की टेक्निक बता सकता है। आप सबके भीतर में कुछ न कुछ क्वालिटी है, उसको उभारिए, जरूर उभारिए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। कुछ शाखा प्रबंधकों ने अपने द्वंद्व मुझे भेजे हैं, उस पर मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।